दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो फेलुदा सीरीज की कहानी है। कहानी का नाम है गड़बड़ झाला गैंगटॉक का। और ये एक लंबी कहानी है, इसलिए ये 2 भागों में आएगी। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका पहला भाग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कहानी। कहानी के नैरेटर हमेशा की तरह फेलुदा के कजिन तौबसे हैं। विमान की अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठे हुए अभी थोड़ी देर पहले तक मैं बड़े मजे से खिड़की से बाहर झांक कर पीली धरती को देख पा रहा था, जिस पर नदियां ऐसे लहराते हुए बह रही थीं जैसे कोई रेशमी रिबन हो। और प्यारे प्यारे छोटे गांव भी नजर आ रहे थे, जिनमें नन्हे नन्हे घर बसे हुए थे। लेकिन अब बादलों के एक गुच्छे ने आकर उस दृश्य को पूरी तरह से ढक लिया था। इसलिए मैंने खिड़की से मुंह घुमाया और विमान में अपने साथ बैठे लोगों को देखने लगा। मेरे बगल में ही बैठे थे फेलुदा, जो कि एक किताब में पूरी तरह से खोए हुए थे। ये किताब अंतरिक्ष यात्रा के बारे में थी। फेलुदा हमेशा ही काफी पढ़ते रहते हैं, लेकिन साथ ही ये बात भी है कि मैंने उनको कभी एक ही विषय पर लगातार 2 किताबें पढ़ते नहीं देखा। कल ही घर पर वो एक रेगिस्तान के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। उससे पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों पर एक किताब और एक छोटी कहानियों का कलेक्शन खत्म किया था। उनका हमेशा यही कहना है कि एक जासूस के लिए जितना संभव हो सके उतना जनरल नॉलेज अर्जित करना जरूरी है। कौन जाने कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, इसीलिए वो इतना पढ़ते रहते हैं। मेरे तिरछे सामने की तरफ 2 आदमी बैठे थे। उनमें से एक तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस उसका दाहिना हाथ और उसकी नीली पैंट का एक हिस्सा नजर आ रहा था। वो अपनी एक उंगली से घुटने पर ताल दे रहा था, शायद कोई गीत गुनगुना रहा होगा। दूसरा व्यक्ति जो हमारे करीब बैठा था वो काफी तड़क भड़क वाला और चमक दमक वाला लग रहा था। उसके सफेद होते बालों से पता चलता था कि उसकी उम्र 40 के आसपास रही होगी, लेकिन सेहत के मामले में वो काफी तंदुरुस्त दिख रहा था। वो द स्टेट्समैन अखबार को बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा था। फेलुदा उसे देखते तो शायद उसके बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन मैंने काफी कोशिश की, उसके बावजूद भी मैं कुछ सोच नहीं पाया। तभी फेलुदा ने धीमे स्वर में मुझसे कहा, यूं मुंह फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? मैं एकदम से चौंक गया। फेलुदा फिर से बोले, उस आदमी के बारे में सोच रहे हो ना? उसे जितना मोटा होना चाहिए था वो उतना मोटा नहीं है, इतना खाता पीता जो है कि नहीं? अरे हाँ, वाकई मुझे याद आया कि पिछले 1 घंटे में मैंने उसे एयर हॉस्टेस से 2 कप चाय मांगते हुए देखा था, और हर बार उसने चाय के साथ 3-3 बिस्किट खाए थे। फेलुदा, उसके बारे में और क्या बता सकते हो? मैंने उत्सुकता से पूछा। फेलुदा मुस्कुराए और बोले, उसे हवाई सफर करने की आदत है। याद है कुछ मिनट पहले हमारा प्लेन एक एयर पॉकेट में फंस गया था। हाँ याद है फेलुदा, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था उस टाइम। पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी। हाँ तौबसे, और सिर्फ तुम ही नहीं, आसपास बैठे अधिकतर लोग बेचैन हो गए थे। लेकिन उस आदमी ने तो अखबार से नजरें तक नहीं उठाई। इसका सीधा सा मतलब है कि उसे हवाई सफर की आदत है। और देखो, उसके पीछे के कुछ बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन प्लेन में वो एक बार भी अपनी सीट पर पीछे सिर टिकाकर नहीं बैठा। वो पूरे समय सीधा बैठा रहा है, या तो अखबार पढ़ता रहा या फिर चाय पीता रहा। तो इसका मतलब साफ है कि वो दमदम हवाई अड्डे पर। ओ समझ गया फेलुदा, मैंने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसके पास दमदम हवाई अड्डे पर कुछ समय फालतू रहा होगा, और इसीलिए उसने सोफे पर पीछे टिककर कुछ आराम किया होगा। उसी से उसके बाल बिखर गए। बहुत बढ़िया तौबसे। चलो अब ये बताओ कि वो भारत के किस हिस्से से होगा? क्या फेलुदा, ये तो कितना मुश्किल काम है। उसने सूट पहना हुआ है और वो इंग्लिश अखबार पढ़ रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्रियन, कुछ भी। मैं भला ये बात कैसे बताऊं? फेलुदा ने जीभ से एक की आवाज निकाली, मानो नाराज हो रहे हो। तौबसे, तुम कभी ठीक से ऑब्जर्व करना सीखोगे ही नहीं। जरा ध्यान से देखो, उसके दाएं हाथ में क्या है? मैंने उधर देखा। उसके दाएं हाथ में एक अंगूठी है, बस, और क्या? और उस अंगूठी पर क्या लिखा है? मैंने आंखें मिचमिचाकर ध्यान से देखा और पाया कि सुनहरी अंगूठी के बीच में एक ही शब्द खुदा हुआ था, माँ। और इस बात का मतलब ये था कि वो आदमी निश्चित रूप से बंगाली था। फेलुदा की इस गहरी ऑब्जर्वेशन स्किल पर मेरे मुंह से तारीफ के कुछ शब्द निकलने ही वाले थे कि तभी प्लेन में उद्घोषणा होने लगी, देवियों और सज्जनों, हम कुछ ही देर में बागडोगरा पहुंचने वाले हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें और धूम्रपान निषेध संकेत का पालन करें। धन्यवाद। अब बागडोगरा का नाम सुनकर बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हम शायद दार्जिलिंग या कलिम्पोंग जा रहे हैं। असल में हम जा रहे हैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। इससे पहले गर्मियों की छुट्टी में 2 बार दार्जिलिंग जा चुके थे। इस बार भी पहले तो प्लानिंग दार्जिलिंग जाने की ही हुई थी, लेकिन आखिरी समय में फेलुदा ने गैंगटॉक का नाम लिया। पिताजी को अचानक बेंगलोर में कोई काम पड़ गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा,
तू परीक्षा देकर खाली बैठा है और फेलुदा को भी छुट्टी चाहिए, तो जाओ 15 दिन घूम आओ। और फेलुदा ने गैंगटॉक इसीलिए चुना क्योंकि हाल ही में उन्होंने तिब्बत पर स्टडी की थी। उसी बीच मैंने भी एक लेखक की सिक्किम यात्रा कथा पढ़ी थी। सिक्किम पर तिब्बत का गहरा प्रभाव है। सिक्किम के राजा तिब्बती हैं। वहाँ के मठों में तिब्बती भिक्षु रहते हैं। कई गांवों में तिब्बती शरणार्थी बसे हैं। तिब्बती संगीत, कपड़े, मुखौटे, नृत्य, ये सब सिक्किम में देखने को मिलता है। बस इसीलिए मैंने भी कोई आपत्ति नहीं की। और सच बात तो ये है कि अपने इस प्यारे चचेरे भाई के साथ अगर मुझे झुमरी तलैया में भी छुट्टी बितानी पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और ऊपर से अगर वहाँ कोई केस वेस मिल जाए, किसी रहस्य की गंध लग जाए, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जासूसी में मेरे भाई फेलुदा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बागडोगरा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ठीक 7:30 बजे उतरी। पिताजी ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था कि हमारे लिए एक जीप तैयार रहे। हम सीधे बाहर ना निकलकर पहले एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए बैठ गए, क्योंकि यहाँ से गैंगटॉक पहुँचने में 6-7 घंटे लगने वाले थे। और अगर कहीं बीच में सड़क खराब हुई तब तो और भी ज़्यादा टाइम लगना था। राहत की बात यह थी कि ये अप्रैल का पहला हफ्ता था। शायद बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी। मैंने अपना ऑमलेट खत्म करके फिश फ्राई उठाया ही था कि देखा प्लेन के वही सज्जन अपनी टेबल से उठकर रुमाल से मुंह पोंछते हुए हमारी ही तरफ आ रहे थे, मुस्कुराते हुए। उन्होंने पूछा, आप गैंग हैं या डैंग या गैंग? ये बात सुनकर मुझे लगा कि वो आदमी शायद पागल है। मैं हैरानी से मुंह बाए उसे बस घूर ही रहा था, ये सोचते हुए कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है। क्या ये कोई दूसरी भाषा है या फिर कोई गुप्त कोड है? लेकिन फेलुदा बड़े ही आराम से मुस्कुराए और बोले, हम गैंग हैं। ओह, तो आपके पास जीप है क्या? मेरा मतलब है अगर है तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? अपना किराया तो मैं दूंगा ही, उस आदमी ने कहा। फेलुदा बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, आपका स्वागत है, ज़रूर चलिए। और तब जाकर मुझे समझ में आया कि उन शब्दों का क्या मतलब था। गैंग का मतलब कालिम्पोंग, डैंग का मतलब दार्जिलिंग और गैंग का मतलब गैंगटॉक। अब मैं हंस पड़ा। वो व्यक्ति बोला, धन्यवाद, मेरा नाम शशिधर बोस है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर बोस। मैं प्रदोष मित्तर हूँ और ये मेरा चचेरा भाई है तपेश। हेलो तपेश, उस आदमी ने कहा। क्या आप दोनों यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं? जी हाँ, मुझे गैंगटॉक बहुत पसंद है। ओह, क्या आप पहले भी वहाँ कभी गए हैं? जी नहीं। तो आप ठहरेंगे कहाँ पर? हमने बुकिंग कर रखी है। होटल का नाम है स्नो व्यू। इतना कहकर फेलुदा ने वेटर को बिल के लिए इशारा किया। फिर मिस्टर बोस को एक 4 मीनार सिगरेट पेश करते हुए उन्होंने खुद भी एक सिगरेट सुलगा ली। मिस्टर बोस ने कहा, मैं गैंगटॉक को अच्छी तरह जानता हूँ। असल में मैंने पूरे सिक्किम की यात्रा की हुई है। लाचन, लाचांग, नामचे, नाथुला, जो भी नाम लो, सब देखा है मैंने। ये सचमुच बहुत ही सुंदर है। यहाँ के नज़ारे इस दुनिया से परे के हैं और सब कुछ एकदम शांत है। यहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, फूल हैं। यहाँ पर आपको ऑर्किड्स भी मिलेंगे और तेज़ धूप, बारिश, धुंध, सब कुछ, यानी नेचर की पूरी शोभा यहाँ आपको मिलेगी। बस एक ही चीज़ है जो इस जगह को पूरा स्वर्ग बनने से थोड़ा सा रोक देती है, और वो है इसकी सड़कें। अब देखिए, यहाँ के कुछ पहाड़ अभी भी बढ़ रहे हैं। मेरा मतलब ये अभी भी अपेक्षाकृत जवान है और इसीलिए बेचैन है। आप जानते हैं ना नौजवान कैसे होते हैं। फेलुदा मुस्कुराए और बोले, ओह समझा, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होता रहता है। जी हाँ बिल्कुल, और ये बात सच में बहुत परेशानी खड़ी कर देती है। सफ़र के बीच में अचानक आपको सड़क कहीं पर पूरी तरह से बंद मिल सकती है, और एक बार लैंडस्लाइड हुआ तो उसका मतलब होता है चट्टानों को डायनामाइट से उड़ाना, सड़क को फिर से बनाना, मलबा साफ करना, यानी ऐसी परेशानियां जिनका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन यहाँ की सेना हमेशा चौकस रहती है और अपने काम में बहुत कुशल भी है। वैसे भी अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि आज हमें कोई समस्या आने वाली है। खैर, आपका साथ पाकर मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे अकेले सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो चुप हुए तो फेलुदा ने पूछा, क्या आप भी छुट्टियां मनाने आए हैं यहाँ? अरे नहीं, मैं तो यहाँ काम से आया हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा काम थोड़ा अलग तरह का है और थोड़ा अजीब है। असल में मुझे सुगंधित पौधों की तलाश करनी होती है। ओह, क्या आप इत्र का कारोबार करते हैं? फेलुदा ने पूछा। जी हाँ बिल्कुल, मेरी एक केमिकल फार्म है। बाकी चीज़ों के साथ हम पौधों से भी सुगंधें निकालते हैं, और हमें जिन पौधों की ज़रूरत होती है उनमें से कुछ यहाँ सिक्किम में उगते हैं। उन्हीं को इकट्ठा करने आया हूँ। मेरा बिजनेस पार्टनर पहले ही यहाँ पहुँच चुका है। 1 हफ्ता पहले ही आ गया था वो। उसके पास बॉटनी की डिग्री है और वो पौधों के बारे में बहुत कुछ जानता है। असल में मुझे भी आना तो उसके साथ ही था, लेकिन भतीजे की शादी आ गई तो मुझे घाटशिला जाना पड़ा। कल रात ही कलकत्ता लौटा हूँ। फेलुदा ने बिल चुकाया और हमने अपना सामान उठा लिया और मिस्टर बोस के साथ अपनी जीप की तरफ चल पड़े। आप कहाँ रहते हैं? फेलुदा ने पूछा।
मैं बम्बई में रहता हूँ। हमारी कंपनी 20 साल पुरानी हो गई है। मैं 7 साल पहले इसमें शामिल हुआ था। SS केमिकल्स, इसके मालिक हैं शिव कुमार शेलवंकर। कंपनी उन्हीं के नाम पर है। फेलुदा बस मुस्कुराकर रह गए। कुछ ही मिनटों में हम वहां से रवाना हो गए। बागडोगरा से हमें सिलीगुड़ी जाना था, जहां से सेवॉक रोड पकड़नी थी। ये सड़क पहाड़ियों के बीच ऊपर नीचे घूमती हुई जाती है। ये हमें रोंगपो नामक जगह तक ले जाती, जहां पश्चिम बंगाल खत्म हो जाता है और सिक्किम की सीमा शुरू होती है। रोंगपो के रास्ते में हमें तीस्ता नदी पर बने एक विशाल पुल को पार करना पड़ा। इसके दूसरी तरफ एक बाजार था जिसे तीस्ता बाजार कहते हैं। वहां हम थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके। तब तक सूरज निकल आया था और सबको थोड़ी गर्मी लग रही थी। क्या आप कोका कोला लेंगे? मिस्टर बोस ने पूछा। हमने हाँ कह दिया और जीप से उतर आए। मिस्टर बोस ने बताया कि 2 साल पहले ये पूरा इलाका एक भयानक बाढ़ में बह गया था। सभी इमारतें और ढांचे पुल समेत नए बने थे और वाकई ऐसा दिखाई भी दे रहा था। जब तक मैंने अपनी कोका कोला की बोतल खत्म की, मिस्टर बोस 2 बोतलें खाली कर चुके थे। जब हम बोतलें लौटाने गए तो देखा कि कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल के पास एक और जीप खड़ी थी। उसके पास कुछ लोग खड़े उत्साह से बातें कर रहे थे। जीप दूसरी तरफ से आई थी और शायद सिलीगुड़ी जा रही थी। अचानक हम सबके कानों में एक्सीडेंट शब्द पड़ा और हम उनसे पूछने के लिए पास गए कि क्या हो गया था। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ता पहले गैंगटॉक में जोरदार बारिश हुई थी। हालांकि कोई बड़ा लैंडस्लाइड नहीं हुआ, लेकिन किसी तरह एक भारी चट्टान पहाड़ से लुढ़क कर एक गुजरती हुई जीप पर गिर गई, जिससे उसमें बैठा यात्री मारा गया। जीप 500 फुट नीचे खाई में गिर गई और पूरी तरह नष्ट हो गई। इन लोगों में से कोई ये नहीं जानता था कि मरा हुआ आदमी कौन था। ये सुनकर फेलुदा ने कहा, किस्मत की बात है, इसे और क्या ही कह सकते हैं। उस आदमी की मौत ऐसे ही होनी लिखी थी, वरना क्यों वो सिर्फ एक ही चट्टान फिसलकर उसकी जीप पर गिरती। ऐसे हादसे बड़े ही दुर्लभ होते हैं, लाखों में एक बार। जीप की तरफ लौटते हुए मिस्टर बोस बोले, हमें पहाड़ों पर नजर बनाए रखनी होगी, सावधानी में ही भलाई है। हमारा सफर आगे शुरू हो गया और थोड़ी ही देर बाद बाहर का नजारा इतना खूबसूरत और अद्भुत हो गया कि मैं उस हादसे की बात पूरी तरह भूल सा ही गया। थोड़ी देर बाद बीच में हल्की बारिश भी हुई। जब हम करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, नीचे की घाटी की तरफ से धुंध उठी और हम ठंड से कांपने लगे। थोड़ी देर के लिए रुककर हमने सूटकेस से अपने गर्म कपड़े निकाले। मैंने देखा कि मिस्टर बोस ने एयर इंडिया के बैग से एक नीला पुलोवर निकाला और पहन लिया। धीरे धीरे ऊपर उठती धुंध के बीच पहाड़ियों पर बिखरे घरों की धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। ज्यादातर घर चाइनीज स्टाइल में बने हुए थे। ऊंची छतें, नुकीले किनारे जैसे बादलों को छूने की कोशिश कर रहे थे। तभी मिस्टर बोस ने कहा, लो पहुंच गए। उनकी आवाज में संतोष झलक रहा था। 5 घंटे से भी कम टाइम लगा हमें, किस्मत अच्छी थी हमारी, उन्होंने कहा। गैंगटॉक शहर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ हमारे सामने फैला था। जीप शहर की संकरी गलियों से गुजर रही थी, कभी किसी फौजी कैंप के सामने से, कभी लकड़ी की बालकनियों वाले प्यारे से घरों के पास से। रंग बिरंगे कपड़ों में पुरुष और महिलाएं सड़कों पर चहलकदमी कर रहे थे। आखिरकार हमारी जीप हमारे होटल स्नो व्यू के सामने जाकर रुक गई। मिस्टर बोस बोले, मैं तो डाक बंगले में रुकूंगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। और यकीन मानिए, इस छोटे से शहर में रोज टकराना लगभग तय है हमारा। फेलुदा हंसकर बोले, गैंगटॉक में एक आप ही हमारी जान पहचान वाले हैं, तो अगर हमारा टकराव रोज होता भी है तो हमें ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो शाम को डाक बंगले में आपसे मिलने आ जाऊं? हाँ हाँ जरूर मिस्टर मित्तर, इंतजार रहेगा। चलता हूँ अब। हाथ हिलाकर हमसे विदा लेते ही मिस्टर बोस धुंध के समंदर में ऐसे खो गए जैसे कोई किरदार कहानी के अगले अध्याय तक के लिए पर्दे के पीछे चला गया हो। हमारे होटल का नाम वैसे तो स्नो व्यू था और कहा जाता था कि पिछली तरफ के कमरों से कंचनजंगा की बर्फीली चोटियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जिस दिन हम पहुंचे धुंध ने उस पूरे नजारे को जैसे निगल रखा था। न हमें बर्फ दिखी न पहाड़। होटल में मेहमानों के बीच एक और बंगाली सज्जन थे। लंच के समय डाइनिंग हॉल में मैंने उन्हें देखा, लेकिन औपचारिक मुलाकात शाम तक टल गई। दोपहर के खाने के बाद हम बाहर निकले और संयोग देखिए कि हमें वहाँ एक पान की दुकान मिल गई। फेलुदा का तो ये नियम ही था, खाने के बाद एक पान जरूर खाते थे। उन्होंने पहले से ही ये मानकर रखा था कि गैंगटॉक में पान की दुकान मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी सबसे पहले हमें पान की दुकान ही मिल गई थी। होटल के बाहर की मुख्य सड़क काफी चौड़ी थी। बीच में कई बसें, ट्रक और स्टेशन वैगन्स खड़े थे। दोनों ओर तरह तरह की दुकानें थीं और साफ दिख रहा था कि कारोबार करने वाले लोग भारत के हर कोने से सिक्किम आए हुए थे। यहाँ का माहौल कई मायनों में दार्जिलिंग जैसा ही था, बस इतना फर्क था कि यहाँ सड़कों पर भीड़ कम थी। पान की दुकान से निकलकर हम सोच ही रहे थे कि अब कहाँ जाएं कि तभी धुंध के बीच से अचानक मिस्टर बोस की आकृति उभर आई। वो तेज कदमों से होटल की दिशा में जा रहे थे। फेलुदा ने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। उन्होंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी
और कुछ ही सेकंड में हमारे पास आ पहुंचे। आते ही हाँफते हुए बोले, सर्वनाश हो गया। अरे क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। वो जो हादसा हुआ था, पता है वो कौन था? वो एसएस था, मेरा पार्टनर। ओह, लेकिन क्या हुआ? कहाँ जा रहे थे वो? भगवान ही जाने। बहुत बड़ा हादसा हो गया है मिस्टर मित्तर। क्या उनकी मौत मौके पर ही हो गई थी? फेलुदा ने पूछा। जी नहीं, अस्पताल ले जाने के बाद भी कुछ घंटों तक वो जिंदा था। कई जगह हड्डियां टूट गई थीं। 2 बार उसने मेरा नाम लेकर भी पुकारा, बोस बोस। बस उसके बाद सब खत्म हो गया। फेलुदा अब चलते चलते होटल की तरफ मुड़ गए थे। आपको खबर कैसे मिली? उन्होंने पूछा। पहले अंदर चलते हैं, होटल में बैठकर बताता हूँ, लंबी कहानी है, मिस्टर बोस ने कहा। कुछ ही पल में हम डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। बोस एक कुर्सी पर बैठ गए और रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए बोले, एक बात अजीब है, गाड़ी का ड्राइवर मरा नहीं था। जब पत्थर गाड़ी पर आकर गिरा तो स्टीयरिंग से उसका कंट्रोल छूट गया और गाड़ी खाई में जा गिरी। असल में पत्थर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग घूमते ही गाड़ी सीधे खाई में चली गई। ड्राइवर खाई के उल्टी तरफ बैठा था। गाड़ी जैसे ही झुकने लगी वो कूद गया और सड़क पर आ गिरा। उसको आंख के पास बस हल्की सी चोट आई, बाकी सब ठीक है। लेकिन गाड़ी 500 फुट नीचे गिर गई। नॉर्थ सिक्किम हाईवे पर यह हादसा हुआ। ड्राइवर वहीं से गैंगटॉक की तरफ पैदल चल पड़ा ये खबर देने के लिए। रास्ते में कुछ नेपाली मजदूर मिले, उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने एसएस की बॉडी निकाली। फिर एक आर्मी जीप आई और वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए। ये सब कुछ बताते हुए मिस्टर बोस बहुत ही थके और टूटे हुए से दिखाई दे रहे थे। जो व्यक्ति कुछ घंटे पहले ही इतना हंसमुख दिखाई दे रहा था, उसको ऐसे टूटा हुआ सा देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फेलुदा ने पूछा, और डेड बॉडी का क्या हुआ? वो बॉम्बे भेज दी गई है। बॉम्बे में उसका भाई है, बैरिस्टर है, उसी को खबर दी गई थी। असल में एसएस की कोई फैमिली नहीं थी। उसने 2 बार शादी की थी, दोनों पत्नियां मर गईं। पहली पत्नी से एक बेटा था जो बाप से झगड़कर घर छोड़ गया था। एसएस उसे बहुत प्यार करता था। उसने बहुत मनाया, लेकिन वो बेटा कभी लौटा ही नहीं। इसीलिए उसके भाई को ही खबर की गई। भाई ने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया और अगले ही दिन शव को बम्बई भेज दिया गया। ओह, ये हादसा कब हुआ था? फेलुदा ने पूछा। 11 तारीख की सुबह को। वो 7 तारीख को गैंगटॉक आए थे। सच कहूँ मित्तर बाबू, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा। अगर मैं साथ में होता तो शायद ये हादसा टल जाता। अब आपका क्या इरादा है? फेलुदा ने पूछा। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक ट्रैवल एजेंट से बात कर ली है, कल तक की फ्लाइट मिल जानी चाहिए। ये कहकर वो उठ खड़े हुए। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। आप यहाँ घूमने आए हैं, अच्छे से अपना वक्त बिताइए। जाने से पहले आपसे मिलकर जाऊंगा। ये कहकर बोस बाबू चले गए। फेलुदा चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे। उनकी नजरें शून्य में टिकी हुई थीं और चेहरे पर गहरी सोच की लाइनें थीं। पहले जिन एक बंगाली सज्जन को हमने देखा था, वो पास वाली मेज पर ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही बोस बाबू वहां से गए, उन्होंने अखबार को बड़े करीने से मोड़ा और उठकर हमारी मेज की तरफ आ गए। नमस्कार, उन्होंने फेलुदा से कहा और बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। फिर बोले, सिक्किम की सड़कों पर कुछ भी हो सकता है। आप लोग आज ही यहाँ पहुंचे हैं ना? जी हाँ, फेलुदा ने कहा। मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसकी उम्र 35 के आसपास होगी। आंखों पर हल्के रंग का चश्मा था और नाक के नीचे छोटी सी चौकोर मूंछ। इस स्टाइल की मूंछों को कभी तितली मूंछें कहा जाता था। अब तो शायद ही कोई इनको रखता हो। मिस्टर शेलवंकर बड़े ही मिलनसार आदमी थे, उन्होंने फिर से कहा। क्या आप उन्हें जानते थे? फेलुदा बोले। गहराई से तो नहीं, पर जितना देखा उससे ये तो कह सकता हूँ कि वो बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के थे। उनको आर्ट में भी बहुत रुचि थी। मरने से 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझसे एक तिब्बती मूर्ति खरीदी थी। मूर्ति? क्या वो ऐसी चीजों का कलेक्शन करते थे? वो तो मुझे पता नहीं मिस्टर मित्तर। एक दिन आर्ट एम्पोरियम में मिले, अलग अलग चीजें देख रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास एक मूर्ति है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसे डाक बंगले में लेकर आऊं। जब मैंने वहां जाकर उनको मूर्ति दिखाई तो उन्होंने तुरंत खरीद ली। और हो भी क्यों ना, वो बड़ा ही कीमती आर्ट पीस था। 9 सिर और 34 हाथों वाली मूर्ति थी। मेरे दादाजी उसे तिब्बत से लाए थे। ओह अच्छा, फेलुदा ने थोड़ा औपचारिक लहजे में कहा। लेकिन मुझे ये आदमी काफी दिलचस्प लग रहा था, खास करके उसके होठों पर हमेशा खेलती रहने वाली वो मुस्कान। लगता था मिस्टर शेलवंकर की मौत भी उसके लिए किसी अजीब तरह का मनोरंजन बन गई हो। उसने फिर से कहा, मेरा नाम निशिकांत सरकार है। मैं दार्जिलिंग में रहता हूँ। हमारा परिवार वहाँ 3 पीढ़ियों से है। लेकिन शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना आए। आप देख ही रहे हैं ना मैं कितना काला हूँ। फेलुदा हल्के से मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं। लेकिन मिस्टर सरकार भी जैसे हार मानने को तैयार नहीं थे। बोले, मुझे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग का सब पता है, लेकिन सिक्किम की ये मेरी पहली यात्रा है। सुना है गैंगटॉक के आसपास कई दिलचस्प जगहें हैं।
आपने देखी हैं क्या? जी नहीं, फेलुदा ने कहा। हम भी आपकी तरह सिक्किम में एकदम नए हैं। मिस्टर सरकार हंसे और बोले, अच्छा है, आप यहाँ कुछ दिन ठहरने वाले हैं ना, तो क्यों ना हम एक साथ घूमने चलें? एक दिन पेमयांगची ही चलते हैं। सुना है वो जगह काफी खूबसूरत है। पेमयांगची यानी वो जगह जहाँ सिक्किम की पुरानी राजधानी के खंडर हैं? अरे सिर्फ खंडर ही नहीं है जनाब, मेरी गाइड बुक के हिसाब से वहाँ घना जंगल है, अंग्रेजी जमाने के पुराने डाक बंगले भी हैं, बहुत सारे गुम्पा हैं और कंचनजंगा का बेहतरीन नज़ारा दिखता है वहां से। अब इससे ज्यादा इंसान और क्या चाह सकता है? ठीक है, अगर मौका मिला तो जरूर चलेंगे, फेलुदा ने कहा और खड़े हो गए। क्या आप बाहर जा रहे हैं? जी हाँ, बस थोड़ी देर सैर के लिए। क्या हर बार बाहर जाते वक्त कमरे को ताला लगाना जरूरी है? जी हाँ, होटल में तो यही ठीक रहता है। हालांकि चोरी के मामले यहाँ बहुत कम होते हैं। पूरे सिक्किम में सिर्फ एक ही जेल है और वो यहीं गैंगटॉक में है, और उसमें जो कैदी बंद है उनकी संख्या 6 से भी कम होगी। मिस्टर सरकार मुस्कुराते हुए बोले। हम एक बार फिर होटल से बाहर निकल आए, लेकिन धुंध अभी भी छटी नहीं थी। फेलुदा ने दुकानों पर एक सरसरी नजर डाली और बोले, हमें मजबूत बूट खरीदने याद रखने चाहिए थे तौब से। अगर बारिश हो गई और सड़कें कीचड़ भरी और सड़कों पर कीचड़ और फिसलन हो गई तो हमारे ये जूते किसी काम के नहीं रहेंगे। तो क्या हम यहाँ से बूट नहीं खरीद सकते फेलुदा? मैंने पूछा। जरूर खरीद सकते हैं, मुझे यकीन है बाटा का एक शोरूम गैंगटॉक में जरूर होगा। शाम को ढूंढेंगे। अभी तो मेरे ख्याल से इस जगह की खोजबीन करनी चाहिए। हम लोग बाजार से मुख्य शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर चल पड़े। ये सड़क ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, लोगों और घरों की संख्या कम होती गई। ज्यादातर राहगीर स्कूली ड्रेस में बच्चे ही दिखाई दे रहे थे। दार्जिलिंग के विपरीत यहाँ कोई भी घोड़े पर नहीं था। जीपें बार बार आती जाती दिखती थीं। शायद पास में ही आर्मी कैंप होने के कारण ऐसा था। गैंगटॉक से 16 मील दूर 14,000 फुट की ऊंचाई पर नाथुला था। ये वही जगह थी जहां भारत की सीमा समाप्त होती थी। नाथुला के उस पार सिर्फ 50 गज की दूरी पर चीनी सेना की पोस्ट थी। कुछ मिनट बाद हम एक मोड़ पर पहुंचे और अचानक रंगों की एक चमक ने हमारा ध्यान खींच लिया। पास जाकर देखा तो घने कोहरे के बीच एक आदमी खड़ा था। शायद यूरोपियन था। सिर से पांव तक बड़े ही रंग बिरंगे कपड़ों में था। पीले जूते, नीली जीन्स, चमकीला लाल स्वेटर, जिसके आस्तीनों से हरे रंग की शर्ट के कफ झांक रहे थे। गले में काले सफेद रंग का स्कार्फ लिपटा हुआ था। गोरी त्वचा पर धूप की हल्की सांवली परत चढ़ने लगी थी। उसकी घनी दाढ़ी ने उसका करीब आधा चेहरा ढक रखा था। उम्र फेलुदा के बराबर ही लग रही थी, 30 से कुछ कम। लेकिन था कौन ये? क्या ये कोई हिप्पी हो सकता था? उसने हमें दोस्ताना नजरों से देखा और बोला, हेलो हेलो। फेलुदा ने भी जवाब में हेलो कहा। अब मैंने देखा कि उसके कंधे पर चमड़े का एक बैग टंगा था और साथ में 2 कैमरे थे, जिनमें से एक कैनन कंपनी का था। फेलुदा के पास भी एक जापानी कैमरा था। शायद उस हिप्पी ने भी ये देख लिया था, क्योंकि वो तुरंत बोला, आज रंगीन तस्वीरों के लिए बहुत बढ़िया दिन है। फेलुदा हंसे और बोले, मैंने भी आपको दूर से देखकर यही सोचा था, लेकिन भारत में रंगीन फिल्म इतनी महंगी है कि उसे बेझिझक इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। हिप्पी मुस्कुराया। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास अपना स्टॉक है। अगर जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिए। मैंने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो किस देश का हो सकता है। उसकी आवाज ना तो अमेरिकियों जैसी थी और ना ही ब्रिटिश या फ्रेंच लोगों जैसी। क्या आप यहाँ छुट्टियों पर आए हैं? फेलुदा ने उससे पूछा। जी नहीं, मैं तो यहाँ फोटोग्राफी के लिए आया हूँ। मैं सिक्किम पर एक किताब पर काम कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। आप यहाँ कितने दिन और रहेंगे? फेलुदा ने पूछा। मैं 5 दिन पहले आया था, 9 तारीख को। मेरा असली वीज़ा सिर्फ 3 दिन का था, लेकिन मैंने उसे बढ़वा लिया है। अब मैं 1 हफ्ता और रुकूंगा। ओके, कहाँ ठहरे हैं आप? डाक बंगले में। ये जो दाईं तरफ वाली सड़क है ना, डाक बंगला इसी पर है, बस कुछ मिनट की दूरी पर। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मिस्टर शलवंकर भी तो वहीं ठहरे थे। फेलुदा ने भी तुरंत उस बात का सिरा पकड़ लिया। तब तो आप जरूर उन सज्जन से मिले होंगे जिनकी हाल ही में दुर्घटना में मौत हो गई है। हिप्पी ने दुखी होकर सिर हिलाया और बोला, जी हाँ, वो बहुत ही अफसोसजनक था। मैं उनसे काफी घुल मिल गया था। वो बहुत अच्छे इंसान थे। फिर वो रुक गया और धीरे से ऐसे कुछ बुदबुदाया मानो खुद से ही बोल रहा हो। अजीब बात है। क्या अजीब बात है? फेलुदा ने पूछा। वो बोला, मिस्टर शैलवंकर ने यहाँ एक बंगाली सज्जन से एक तिब्बतन मूर्ति खरीदी थी। उन्होंने इसके लिए 1,000 रुपये दिए थे। अगले दिन वो उसे यहाँ के तिब्बतन इंस्टीट्यूट में ले गए। वहाँ उन लोगों ने बताया कि वो बहुत ही रेयर और अनमोल कलाकृति है। लेकिन ये कहकर वो आदमी फिर से रुक गया। कुछ पल चुप रहा, फिर लंबी सांस भरकर बोला, लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है वो है उस मूर्ति का गायब होना। वो गई कहाँ? फेलुदा ने तुरंत पूछा। आपका मतलब क्या है? क्या उनकी सारी चीजें बॉम्बे नहीं भेजी गईं?
हाँ, बाकी सब तो भेजा गया, लेकिन वो मूर्ति नहीं। वो हमेशा उसे अपनी जैकेट के सामने वाली जेब में रखते थे। कहते थे कि ये मेरा ता कहते थे कि ये मेरा लकी चार्म है, मेरी किस्मत चमकाएगा। उस दिन भी वो उसे अपने साथ लेकर गए थे, मुझे पक्के तौर पर यह बात पता है। फिर जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तब मैं वहीं था। उनकी जेब से एक नोटबुक, पर्स और टूटे हुए चश्मे का केस निकला, लेकिन मूर्ति का कोई अता पता नहीं था। हो सकता है गिरते वक्त जेब से फिसल गई हो और वहीं पड़ी हो, या फिर जिन लोगों ने उनको उठाने में मदद की थी उनमें से किसी ने देख ली हो और उठा ली हो। लेकिन मैंने तो सुना है कि यहाँ के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, और वाकई ये बात सच भी है, और इसीलिए मुझे शक हो रहा है। ये कहते कहते वो आदमी फिर से जैसे सोच में खो गया। फेलुदा ने पूछा, क्या आपको पता है उस दिन मिस्टर शेलवंकर कहाँ जा रहे थे? जी हाँ, सिंगिक के रास्ते में एक गुफा है, वो वहीं जा रहे थे। असल में मैं भी उनके साथ जाने वाला था, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया और काफ़ी पहले ही निकल पड़ा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और मैं यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स लेना चाहता था। उन्होंने कहा था कि अगर रास्ते में मुझे देखेंगे तो मुझे साथ में ले लेंगे। ओह, मिस्टर शेलवंकर को उस गुफा में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? देखिए, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद इसमें डॉक्टर वैद्य का भी थोड़ा हाथ था। डॉक्टर वैद्य? ये कौन है? वो आदमी हंसकर बोला, अरे इस तरह सड़क के बीचों बीच खड़े होकर बात करने का क्या मतलब है? चलिए डाक बंगले चलते हैं, कॉफी पीते हुए बात करेंगे। हाँ हाँ चलिए। फेलुदा ने कोई आपत्ति नहीं की। मैं समझ गया कि वो शेलवंकर के बारे में जितना कुछ भी जानने लायक है सब जान लेना चाहते हैं। दाहिनी तरफ की चढ़ाई वाली सड़क से ऊपर चढ़ते हुए हिप्पी बोला, वैसे भी मेरे पैर को थोड़ा आराम मिलना भी जरूरी है। उस दिन पहाड़ पर चढ़ते हुए फिसल गया था, थोड़ी मोच आ गई थी। ज्यादा देर लगातार खड़ा रहूं तो दर्द होने लगता है। थोड़ी दूर चलकर हम डाक बंगले पहुंच गए। काफी सुंदर एक मंजिला मकान। ये काफी सुंदर था और ज्यादा पुराना भी नहीं लग रहा था। हिप्पी हमें अपने कमरे में ले गया और उसने 2 कुर्सियों पर से कागजात हटाकर हमारे बैठने के लिए जगह बनाई। फिर बोला, अरे मैंने अपना परिचय तो अभी तक दिया ही नहीं। मेरा नाम हेलमुट उंगर है। ये जर्मन नाम है? फेलुदा ने पूछा। जी हाँ, सही पहचाना आपने। हेलमुट अपने ही बेड पर बैठ गया। कमरे में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। उसके रंग बिरंगे बक्से आधे खुले हुए थे, जिनमें कपड़ों से ज्यादा कागजात और पत्रिकाएं आदि थीं। कुछ तस्वीरें मेज पर और कुछ दीवार के सहारे खड़ी रखी हुई थीं। ज्यादातर विदेशों की तस्वीरें थीं, कुछ यहाँ देश में खींची गई थीं। देखते ही साफ पता चलता था कि तस्वीरें काफी बढ़िया थीं। फेलुदा ने भी अपना परिचय दिया, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो शौकिया जासूस भी हैं। फिर हेलमुट एक्सक्यूज मी कहकर अपने कमरे से बाहर निकल गया, शायद कॉफी का ऑर्डर देने के लिए। फिर वापस आया और बेड पर बैठते हुए बोला, डॉक्टर वैद्य बहुत ही दिलचस्प आदमी है, लेकिन बातें थोड़ी ज्यादा करते हैं। वो भी कुछ दिनों के लिए यहाँ डाक बंगले में ठहरे थे। एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, भविष्य बता सकते हैं, और जो आदमी मर चुका हो उसकी आत्मा से संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। आपका मतलब है प्लांचेट जैसी कोई चीज? जी हाँ, कुछ हद तक। मिस्टर शेलवंकर को उन्होंने बहुत कुछ बताया था और काफी हैरान कर दिया था। परलोक विद्या के बारे में भी उन्होंने बहुत पढ़ाई की है। अब कहाँ हैं ये डॉक्टर वैद्य? फेलुदा ने पूछा। वो कालिम्पोंग गए हैं कुछ तिब्बती भिक्षुओं से मिलने, लेकिन उन्होंने कहा था कि गैंगटॉक वापस आएंगे। अच्छा ये बताइए मिस्टर हेलमुट, उन्होंने मिस्टर शेलवंकर से क्या क्या कहा था? क्या आपको कुछ याद है? जी हाँ, उन दोनों की बातचीत मेरे सामने ही तो हुई थी। डॉक्टर वैद्य ने उनके बिजनेस, उनकी पत्नियों की मौत और उनके बेटे के बारे में बात की। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि हाल ही में मिस्टर शेलवंकर काफी तनाव में रहे हैं। किस वजह से? फेलुदा ने पूछा। वो तो मुझे नहीं पता। क्या मिस्टर शेलवंकर ने खुद आपको कुछ बताया था? जी नहीं, लेकिन मैं ये साफ महसूस कर सकता था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो अक्सर गुमसुम से हो जाते थे और कई बार मैंने उनको ठंडी आहें भरते हुए भी सुना था। एक दिन हम बरामदे में चाय पी रहे थे, तभी उनको एक टेलीग्राम मिला। उसमें क्या लिखा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे पढ़कर वो और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। ओह, अच्छा ये बताइए मिस्टर हेलमुट, क्या डॉक्टर वैद्य ने उनसे ये कहा था कि उनकी मौत किसी हादसे में होगी? जी नहीं, ऐसा साफ साफ तो नहीं कहा था, लेकिन इतना जरूर कहा था कि आने वाले कुछ दिनों तक उनको बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई मुसीबत और बुरे वक्त का साया मंडरा रहा है। इसी बीच कॉफी आ गई। हम तीनों ने चुपचाप कप उठा लिए। घूंट लेते हुए मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, अगर शेलवंकर की मौत सचमुच किसी अचानक हुए हादसे से भी हुई हो, तो भी इस कहानी में कुछ तो है जो साफ नहीं है। तभी मेरी नजरें ऊपर उठी तो मैंने देखा फेलुदा अपनी उंगलियों के पोर चटका रहे थे। वो ऐसा तभी करते थे जब उनके दिमाग में कोई कड़वी और खतरनाक शंका घर कर रही हो। जैसे ही कॉफी खत्म हुई हम उठ खड़े हुए। हेलमुट हमारे साथ मुख्य गेट तक आया।
कॉफी के लिए धन्यवाद, फेलुदा ने कहा। अगर आप यहाँ 1 हफ्ता और रुकने वाले हैं तो शायद फिर से मुलाकात हो जाए। हम लोग स्नोव्यू होटल में ठहरे हैं। और हाँ, अगर डॉक्टर वैद्य लौट आए तो हमें जरूर बताइएगा। हेलमुट ने बस एक वाक्य कहा जिसने हमारी विदाई पर एक अजीब सा बोझ डाल दिया। वो बोला, काश मुझे पता चल पाता कि उस मूर्ति का क्या हुआ, तो शायद मेरा मन हल्का हो जाता। हम लोग चुपचाप बाहर निकल आए, क्योंकि इस बात के जवाब में कहने को कुछ था ही नहीं। बाहर बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। ऐसी बारिश में छतरी की जरूरत नहीं पड़ती, ये उल्टा मन को ताजगी से भर देती है। हम उन नरम फुहारों में भीगते हुए होटल की तरफ चल दिए। होटल के पास में ही हमें बाटा की एक दुकान मिल गई, और किस्मत से हमें वहाँ ठीक वैसे ही बूट भी मिल गए जैसे हम ढूंढ रहे थे। पैकेट हाथ में लेकर बाहर निकले तो फेलुदा ने कहा कि क्योंकि हमें इस शहर की गलियां अभी ठीक से मालूम नहीं है तो बेहतर होगा हम टैक्सी ले लें। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं फेलुदा? तिब्बतन इंस्टीट्यूट। सुना है वहाँ बहुत सारी प्राचीन पांडुलिपियाँ और तांत्रिक कला के अद्भुत नमूने हैं। मैंने हंसकर कहा, क्या तुम्हें कुछ शक होने लगा है? अरे क्यों भाई, मुझे किस बात का शक होना चाहिए? यही फेलुदा कि मिस्टर शेलवंकर की मौत किसी हादसे से नहीं हुई है। देखो तो आपसे, अभी तक तो मुझे इस नतीजे पर पहुंचने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही। लेकिन वो मूर्ति तो गायब है ना फेलुदा? अरे तो उसमें क्या है, हो सकता है जेब से फिसल गई हो और किसी ने चुरा ली हो। हत्या करना इतना आसान नहीं होता, और फिर मुझे नहीं लगता कि कोई सिर्फ 1000 में खरीदी हुई मूर्ति के लिए किसी की हत्या कर देगा। मैंने इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन खुद को ये सोचने से मैं रोक नहीं पाया कि अगर इन सारी बातों में से कोई रहस्य कथा जन्म ले तो कितना मजेदार होगा। सड़क के किनारे जीपों की एक कतार खड़ी हुई थी। फेलुदा ने एक नेपाली ड्राइवर के पास जाकर पूछा, तिब्बतन इंस्टीट्यूट का रास्ता जानते हो? हाँ साहब, जानता है। हम जीप में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गए। उसने जेब से एक ऊनी मफलर निकाला, गर्दन में लपेटा और जीप को घुमा दिया। हम फिर से उसी सड़क पर निकल पड़े जिससे हम शहर में आए थे, इस बार विपरीत दिशा में। रास्ते में फेलुदा ने ड्राइवर से बातचीत शुरू की। तुम्हें हाल ही में हुए हादसे के बारे में पता है? हाँ साहब, गैंगटॉक में सबको पता है। उस जीप का ड्राइवर बच गया था, है ना? हाँ साहब, बड़ा किस्मत वाला है। बीते साल भी ऐसा ही हादसा हुआ था साहब। और पता है साहब, उस बार ड्राइवर का मौत हुआ था, पैसेंजर का नहीं। क्या तुम इस ड्राइवर को जानते हो? हाँ साहब, गैंगटॉक में तो सब एक दूसरे को जानता है। तो वो इस टाइम क्या कर रहा है? वो एक दूसरा टैक्सी चला रहा है साहब, M463, नया गाड़ी है साहब। क्या तुमने वो हादसे वाली जगह देखी है? हाँ देखा ना साहब, नॉर्थ सिक्किम हाईवे पर, यहाँ से बस 3 किलोमीटर दूर है। तो कल हमें वहाँ ले चलोगे? हाँ साहब, क्यों नहीं। तो ठीक है, सुबह 8 बजे स्नोव्यू होटल आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। ठीक है साहब, आ जाऊंगा। एक सड़क सीधे घने जंगल के बीच से चढ़ती हुई तिब्बतन इंस्टीट्यूट के सामने आकर थम गई। ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में ऑर्किड के फूल खिलते हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं था। हम सीधे इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में दाखिल हो गए। ये 2 मंजिला इमारत थी जिसकी दीवारों पर अजीब और आकर्षक तिब्बतन डिजाइन्स बने थे। वहाँ इतनी शांति थी कि एक पल को लगा शायद वो जगह बंद है, लेकिन सामने का दरवाजा खुला था। हम अंदर गए और एक विशाल हॉल में पहुंच गए। दीवारों पर रंग बिरंगी तिब्बती पेंटिंग्स टंगी थीं और फर्श पर बड़े बड़े शीशे के केस रखे थे जिनमें अद्भुत कलाकृतियां सजी हुई थीं। हम सोच ही रहे थे कि आगे किस दिशा में जाएं, तभी एक तिब्बती सज्जन ढीली ढाली सिक्कमी पोशाक पहने हुए मुस्कुराते हुए हमारी तरफ बढ़े। क्या हम यहाँ के क्यूरेटर से मिल सकते हैं? फेलुदा ने पूछा। माफ कीजिएगा, वो आज बीमार हैं और छुट्टी पर हैं। मैं उनका सहायक हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, असल में मुझे एक तिब्बतन मूर्ति के बारे में जानकारी चाहिए। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके 9 सिर और 34 भुजाएं होती हैं। क्या वो कोई तिब्बती देवता है? सहायक मुस्कुराया। हाँ हाँ, मैं समझ गया, आप यमांतक की बात कर रहे हैं। तिब्बत अजीबोगरीब देवताओं से भरा हुआ है। हमारे पास यमांतक की मूर्ति भी है, आइए आपको दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले ही कोई एक शानदार मूर्ति लेकर आया था यहाँ, मेरी अब तक की देखी हुई मूर्तियों में से सबसे बेहतरीन। लेकिन अफसोस, वो सज्जन अब नहीं रहे। ओह ऐसा? फेलुदा ने आश्चर्य जताया। हम उनके साथ एक ऊंचे शोकेस के सामने पहुंचे। उन्होंने उसमें से एक छोटी मूर्ति निकाली। मैं अनायास ही सिहर उठा। ये देवता था या राक्षस? 9 चेहरे और हर चेहरे पर एक क्रूर भाव। फिर उन्होंने मूर्ति को पलटकर नीचे एक छोटा छेद दिखाया। ये भी बताया कि ये परंपरा है कि एक छोटे कागज पर प्रार्थना लिखकर उसे इस छेद में डाल दिया जाता है। इसे पवित्र आंत या सेक्रेड इंटेस्टाइन कहते हैं। मूर्ति वापस रखते हुए वो बोले, जिस दूसरी यमांतक की मूर्ति की मैंने बात की थी वो थी तो बस 3 इंच की, लेकिन उसकी कारीगरी बहुत ही कमाल की थी। सोने की बनी हुई थी और आंखों में
2 छोटे छोटे माणिक जड़े थे। ना ही हमारे क्यूरेटर ने और ना ही मैंने ऐसी मूर्ति पहले कभी देखी थी, जबकि हमारे क्यूरेटर तो पूरा तिब्बत घूम चुके हैं और वो तो दलाई लामा तक से मिल चुके हैं, और उनके साथ इंसानी खोपड़ी से चाय भी पी है उन्होंने। फेलुदा कुछ सोचते हुए बोले, तब तो ऐसी मूर्ति की कीमत भी काफी ज्यादा होगी। मेरा मतलब अगर वो सोने की थी तो। सहायक मुस्कुराया और बोला, मैं आपका मतलब समझ गया। उस आदमी ने उस मूर्ति को 1,000 में खरीदा था, लेकिन उसकी असली कीमत 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। फिर उन्होंने हमें हॉल का एक छोटा सा दौरा कराया और बाकी एग्जिबिट्स के बारे में विस्तार से बताया। फेलुदा बड़े ही ध्यान से सुनते रहे, लेकिन मेरा मन बार बार मिस्टर शेलवंकर की मौत पर जाकर अटक जाता था। क्या 10,000 रुपए का लालच किसी को उनके कत्ल पर मजबूर कर सकता था? मैंने खुद को समझाते हुए मन ही मन सोचा, मिस्टर शेलवंकर को ना किसी ने छुरा घोंपा, ना उनका गला दबाया, ना जहर दिया। उनकी मौत एक गिरते पत्थर के जीप से टकराने के कारण हुई। ये एक हादसा ही था, हादसा ही होना चाहिए था। जब हम वहां से बाहर निकलने लगे तो हमारे गाइड ने अचानक हंसते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है, यमान तक की वो मूर्ति इन दिनों बड़ी ही चर्चा में है। कोई और भी इसके बारे में पूछताछ कर रहा था। कौन? क्या वो आदमी जो मर गया? फेलुदा ने तुरंत पूछा। अरे नहीं, कोई और था। उसका नाम या चेहरा मुझे याद नहीं आ रहा है। बस इतना याद है कि उसने जो सवाल पूछे थे वो मेरे कानों में गूंज रहे हैं। असल में उस दिन मैं बहुत बिजी था। कुछ अमेरिकन मेहमान आए हुए थे जो हमारे यहाँ के गेस्ट थे, तो मैं उनके साथ बिजी था, इसीलिए मुझे उसका नाम या चेहरा याद नहीं आ रहा है। जब हम लौट कर जीप में बैठे तो घड़ी में 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे, लेकिन बाहर अंधेरा छा चुका था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि दिन की रोशनी इतनी जल्दी कैसे ढल सकती है। जवाब हमें जंगल पार करते ही मिल गया। जैसे ही हम खुले मैदान में पहुंचे तो देखा पश्चिमी आसमान में घने काले बादल उमड़ आए थे। यहाँ अक्सर रात में बारिश होती है और दिन आमतौर पर सूखे रहते हैं, तो अब दूसरी जगहों पर जाने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए हमने होटल लौटने का फैसला किया। वापसी में पूरे रास्ते फेलुदा एक शब्द भी नहीं बोले, बस जीप की खिड़की से बाहर घूरते रहे, मानो आसपास का हर एक नज़ारा अपनी याद में दर्ज कर रहे हो। होटल के सामने ही जीप से उतरते ही हमें फिर से मिस्टर बोस दिखाई दिए। वो शायद बाजार से लौट रहे थे। चेहरे पर अभी भी सोच में डूबा हुआ सा भाव था। फेलुदा ने उन्हें पुकारा तो चौंक पड़े, फिर मुस्कुराते हुए आगे आए। सारा इंतजाम हो गया है, मैं कल सुबह की फ्लाइट से रवाना हो जाऊंगा। फेलुदा ने पूछा, क्या आप बम्बई पहुंचकर मेरे लिए कुछ पूछताछ कर सकते हैं? जी बताइए, क्या करना है? देखिए मिस्टर बोस, मिस्टर शेलवंकर ने एक बड़ी ही कीमती तिब्बतन मूर्ति खरीदी थी। हमें पता लगाना होगा कि वो उनकी बाकी पर्सनल चीज़ों के साथ बम्बई भेजी गई है या नहीं। ठीक है, मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा मिस्टर मित्तर, लेकिन आपको ये खबर मिली कहाँ से? फेलुदा ने संक्षेप में उनको मिस्टर सरकार और जर्मन फोटोग्राफर के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। सुनकर मिस्टर बोस बोले, हाँ ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो उस मूर्ति को अपने पास ही रख रहे थे। उनको कलाकृतियों का बहुत शौक था। इतना कहकर मिस्टर बोस एक पल के लिए चुप हुए। फिर जैसे अचानक उनको कुछ याद आया और उनके चेहरे का भाव अचानक से बदल गया। अब उनकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य था और साथ में थी एक शरारती मुस्कान। बोले, वैसे मिस्टर मित्तर, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप जासूस हैं। अब फेलुदा और मैं दोनों ही चौंक गए। ये बात उन्होंने कैसे भांप ली? वो जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने अपना पर्स निकाला और उसमें से एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये फेलुदा का कार्ड था जिस पर लिखा था प्रदोष सी मित्तर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। वो बोले, आज सुबह ये आपकी जेब से गिर गया था जब आप जीप के ड्राइवर को किराया दे रहे थे। फिर ड्राइवर ने इसे उठाकर मुझे दे दिया, ये सोचकर कि ये मेरा है। मैंने तब इसे देखा भी नहीं, बाद में मेरी नज़र पड़ी। खैर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे अपने पास रख लूं। और ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड। अगर यहाँ पर कोई अहम बात पता चले, मेरा मतलब है कि अगर आपको ये लगे कि मुझे यहाँ होना चाहिए, तो बम्बई मुझे टेलीग्राम भेज दीजिएगा। मैं तुरंत ही पहली फ्लाइट पकड़कर आ जाऊँगा। अब चलता हूँ, शायद कल हमारी मुलाकात नहीं होगी। अलविदा मिस्टर मित्तर। फिर उन्होंने हाथ हिलाकर हमसे विदा ली और तेजी से डाक बंगले की तरफ बढ़ गए। कमरे में वापस आते ही फेलुदा ने जूते उतार फेंके और सीधे अपने बिस्तर पर लेट गए। कमरे की छत की तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखते हुए वो बोले, जरा सोचो तो आपसे, अगर किसी अपराधी के 9 सिर होते तो कोई भी उसके पीछे से दबे पांव जाकर उसे पकड़ ही नहीं सकता, और अगर उसकी 34 भुजाएं हों तब उसे गिरफ्तार करने के लिए हमें 17 जोड़ी हथकड़ियों की जरूरत पड़ती। मैंने उनकी इस अजीब सी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर लाइट जला दी। फेलुदा ने हाथ आगे बढ़ाकर अपना बैग उठाया और उसमें से अपनी मशहूर नीली नोटबुक और पेन निकाल लिया। फिर बोले, जरा जल्दी जल्दी आज मिले हर नए व्यक्ति का नाम बता सकते हो तो आपसे? मैं इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कुछ देर तो मैं हक्का बक्का उनको देखता रहा,
फिर गला साफ करके मैंने कहा, आज हर नया आदमी, क्या मुझे बागडोगरा से शुरुआत करनी होगी? अरे नहीं बेवकूफ, बस यहाँ गैंगटॉक में जिनसे मिले उनके नाम बताओ। ओह अच्छा, तो सबसे पहले शशधर बोस, उनसे हम बागडोगरा एयरपोर्ट पर मिले थे। हाँ ठीक है, और वो गैंगटॉक क्यों आए हैं? कुछ सुगंधित पौधों से जुड़ा काम था फेलुदा। नहीं तो आपसे इतनी धुंधली सी बात नहीं चलेगी, ज्यादा स्पष्ट बताओ। एक मिनट फेलुदा, वो अपने पार्टनर शिव कुमार शेलवंकर से मिलने आए हैं और उनकी एक केमिकल फर्म है और उसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है तो आपसे। और अगला है वो हिप्पी जिसका नाम है हेलमुट उंगर, वो यहाँ क्यों आया है? वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, सिक्किम पर एक किताब पर काम कर रहा है, उसने अपना वीज़ा भी बढ़वा लिया है। और अगला है निशिकांत सरकार, वो दार्जिलिंग में रहता है। क्या करता है वो मुझे नहीं पता। उसके पास एक तिब्बतन मूर्ति थी जो, इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहता तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए अंदर, फेलुदा ने आवाज़ लगाकर कहा। और जिसके बारे में मैं अभी बोल रहा था वही आदमी कमरे में दाखिल हुआ, यानी निशिकांत सरकार। आते ही बोला, उम्मीद है मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा। मैं तो बस आपको लामा डांस के बारे में बताना चाह रहा था। लामा डांस? मिस्टर सरकार एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गए। उनके होठों पर उनकी वही चिरपरिचित अजीब सी मुस्कान तैर रही थी। बोले, रूमटेक में है, यहाँ से बस 10 मील दूर। बड़ा ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। भूटान और कलिम्पोंग से लोग आ रहे हैं। रूमटेक के मुख्य लामा, जो दलाई लामा के बाद तीसरे स्थान पर माने जाते हैं, वो अब तक तिब्बत में थे, अभी अभी रूमटेक लौटे हैं। और ये मठ बिल्कुल नया है, देखने लायक है। क्या कल चलना चाहेंगे आप? फेलुदा ने कहा, सुबह तो नहीं, शायद लंच के बाद चल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उनके दर्शन करना चाहें तो फिर हम परसों भी जा सकते हैं। मैं 3 सफ़ेद स्कार्फ का इंतजाम कर लूँगा। स्कार्फ? वो क्यों? मैंने पूछा। निशिकांत सरकार मुस्कुराए और बोले, ये यहाँ की परंपरा है। अगर आप किसी हाई प्रोफाइल तिब्बतन से मिलना चाहते हैं तो आपको उन्हें स्कार्फ पेश करना पड़ता है। वो उसे आपसे लेंगे और तुरंत लौटा देंगे, बस सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी। फेलुदा ने कहा, अरे नहीं नहीं, दर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस डांस देखने चलेंगे। निशिकांत सरकार बोले, हाँ मुझे भी यही बेहतर लग रहा है। जितनी जल्दी जाएं उतना ही अच्छा है, कि यहाँ पता नहीं होता सड़कों का कब क्या हाल हो जाए। फेलुदा ने उनसे सवाल किया, वैसे एक बात बताइए मिस्टर सरकार, शिव कुमार शेलवंकर के अलावा क्या आपने उस मूर्ति के बारे में किसी और को भी बताया था? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही एक जिज्ञासा थी मन में, इसीलिए पूछा, और कुछ नहीं। निशिकांत बोले, मैंने सोचा था कि उसे कहीं दिखाकर उसका सही मूल्यांकन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही मेरी मुलाकात मिस्टर शेलवंकर से हो गई और उन्होंने उस मूर्ति को खरीद लिया। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने तुरंत उसके पैसे नहीं दिए थे, मुझे अगले दिन तक इंतजार करना पड़ा था। क्या उन्होंने आपको नगद रुपए दिए थे? अरे नहीं, उनके पास उतना कैश नहीं था, उन्होंने मुझे चेक दिया था, ये देखिए। मिस्टर सरकार ने अपने बटुए से एक मोड़ा हुआ चेक निकाला और फेलुदा को दिखाया। मैं भी झुककर देखने लगा। ये नेशनल एंड प्रोविंशियल बैंक का चेक था और नीचे एस शेलवंकर का साइन था। फेलुदा ने चेक लौटा दिया। चेहरे पर अपनी वही मुस्कान लिए निशिकांत बाबू ने पूछा, कहीं कोई संदेहास्पद चीज दिखी क्या? जी नहीं। थोड़ी देर और इधर उधर की बातें करके निशिकांत बाबू चले गए। जब हम रात का खाना खा रहे थे उस वक्त भी बारिश हो रही थी, जब सोने गए तब भी, जब मैं सो रहा था उस वक्त भी एक बार बिजली की आवाज़ से मेरी नींद टूटी और मैंने तब भी बारिश की आवाज़ सुनी। नींद टूटने पर खिड़की की तरफ देखने पर ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर लकड़ी के बरामदे से कोई गुजरा हो। लेकिन इस तूफानी रात में भला कौन निकलने वाला था? ज़रूर मुझे ही देखने में कोई गलती हुई होगी, या फिर शायद मैं पूरी तरह से जागा ही नहीं था। शायद लाल कपड़े पहने वो आकृति जिसे मैंने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए बिजली की चमक में देखा था, असलियत में थी ही नहीं। वो शायद बस एक सपना था या फिर मेरी कल्पना का भ्रम। अगली सुबह मैं 6:30 बजे जागा तो देखा कि बारिश थम चुकी थी और आसमान में एक भी बादल नहीं था। आसमान में सूरज चमक रहा था और हमारे कमरे से साफ दिख रहे पहाड़ों के पीछे खड़ा था कंचनजंगा। यहाँ का नज़ारा दार्जिलिंग से एकदम अलग था। फेलुदा मुझसे पहले उठकर नहा भी चुके थे। बोले, जल्दी करो तौब से, हमें बहुत काम करना है। आधे घंटे से भी कम में तैयार होकर जब हम नीचे पहुंचे तब सुबह के 7 बजे से थोड़ा ही ऊपर टाइम हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि डाइनिंग हॉल में मिस्टर सरकार पहले से ही बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग, तो आप भी जल्दी उठने वालों में से हैं, फेलुदा ने उनसे कहा। मिस्टर सरकार मुस्कुराए, लेकिन उनका चेहरा अजीब सा चिंतित और घबराया हुआ लग रहा था। नींद ठीक से आई? उन्होंने पूछा। हाँ ठीक ठाक थी, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, फिर अपनी जेब से एक मुड़ा पीला कागज निकाला और फेलुदा की तरफ बढ़ाते हुए बोले,
इस बारे में आपका क्या कहना है? फेलुदा ने कागज को फैलाकर देखा। उस पर काली स्याही से कुछ अजीब से अक्षर लिखे थे। ये तो शायद तिब्बती में कुछ लिखा है। आपको ये कागज कहाँ मिला? कल रात को, मतलब आधी रात को किसी ने इसे मेरे कमरे में फेंका। ये सुनते ही मेरा दिल अचानक धक से रह गया। मिस्टर सरकार का कमरा बिल्कुल हमारे बगल में था। हमारे कमरे के सामने से जो बरामदा गुजरता था वही उनके कमरे के सामने से भी जाता था। तो अगर कल रात को मुझे जिस शख्स को देखने का भ्रम हुआ था वो भ्रम नहीं हकीकत था, तब हो सकता है उसी आदमी ने ये पर्चा फेंका हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। काश पता चल पाता इसका मतलब क्या है, मिस्टर सरकार ने कहा। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है? यहाँ तो दर्जनों लोग तिब्बती भाषा पढ़ सकते हैं, और अगर उनमें से कोई आपकी मदद ना करे तो आप तिब्बती संस्थान भी जा सकते हैं। लेकिन आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि ये कोई धमकी है? हो सकता है इसका मतलब हो लंबी उम्र पाओ, या ईश्वर तुम्हारे साथ रहे, या ऐसा ही कुछ। क्या कोई खास वजह है कि आप इसे खतरे की तरह से समझ रहे हैं? ये सुनकर मिस्टर सरकार थोड़ा हिचकिचाए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूँ। मुझे धमकी देने की किसी के पास क्या वजह हो सकती है? लेकिन फिर ये भी तो है ना कि कोई ऐसे अचानक मेरी भलाई भी क्यों चाहेगा, मतलब बिल्कुल बिना वजह के। तब तक फेलुदा ने वेटर को बुलाकर नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था। बोले, चिंता मत कीजिए, हम आपके आसपास ही हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे। अब आप आराम से नाश्ता कीजिए और दोपहर के लामा डांस के बारे में सोचिए। थोड़ी देर में हमारी जीप आ गई। जैसे ही हम उसमें चढ़ने लगे, दूसरी तरफ से एक और जीप आती दिखी जो डाक बंगले की तरफ से आ रही थी। जब वो करीब आई तो मैंने उसकी नंबर प्लेट पढ़ी, M463। ये तो वो नई जीप थी जिसे मिस्टर शेलवंकर का ड्राइवर अब चला रहा था। मैंने ड्राइवर की नीली जैकेट की एक झलक देखी और फिर एक हैरान कर देने वाली बात देखी। मिस्टर बोस जीप की सामने वाली सीट पर बैठे थे। हमारी जीप को देखकर वे रुक गए। बाहर झुककर बोले, मैं सेना से जानकारी का इंतजार कर रहा था। कल रात जो बारिश हुई उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पता नहीं सड़कों की हालत ठीक होगी या नहीं। और कैसी हैं सड़कें, कुछ पता चला? फेलुदा ने पूछा। जी हाँ, भगवान का शुक्र है कि सब ठीक है। अगर ठीक नहीं होती तो मुझे कलिम्पोंग के रास्ते जाना पड़ता। फेलुदा ने पूछा, ये तो मिस्टर शेलवंकर वाला ड्राइवर है ना? मिस्टर बोस हंसे और बोले, लगता है आप पहले ही पूछताछ शुरू कर चुके हैं। लेकिन हाँ, सही कहा आपने, मैंने इस ड्राइवर को जानबूझकर चुना है। कुछ इसलिए कि ये जीप उसकी खुद की नहीं है, और कुछ इसलिए कि बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती है कि नहीं। खैर, फिर मिलेंगे। वो जीप लेकर रवाना हो गए और जल्दी ही नजरों से ओझल हो गए। हम अपनी जीप में बैठ गए। ड्राइवर जानता था कि हमें कहाँ जाना है, इसलिए बिना समय गंवाए हम चल पड़े। जैसे ही हम डाक बंगले के पास पहुंचे, मैंने देखा कि हेलमुट वहां नहीं था। बाईं ओर एक ढलान थी और एक दूसरी सड़क पर उतरती थी जहां कुछ इमारतें थीं। उनमें से एक स्कूल जैसी लग रही थी, क्योंकि उसके सामने खुला मैदान था जिसमें 2 छोटे गोल पोस्ट लगे थे। कुछ ही देर में हम एक चौराहे पर पहुंचे जहां 4 सड़कें मिलती थीं। हमने सीधे आगे की सड़क पकड़ी और जल्दी ही एक बड़ा साइन देखा जिस पर लिखा था नॉर्थ सिक्किम हाईवे। ड्राइवर से पूछने पर उसने बताया कि वो सड़क चुंगथाम तक जाती है, फिर 2 हिस्सों में बंट जाती है, जहां से एक हिस्सा लाचेंग की तरफ जाता है और दूसरा लाचुंग की तरफ। मैंने दोनों ही जगहों के बारे में सुना था। ये दोनों करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर हैं और काफ़ी खूबसूरत जगहें हैं। सड़क कैसी है वहाँ पर? मैंने पूछा। अच्छा है साहब, लेकिन भारी बारिश के बाद कभी कभी खराब हो जाता है। हम आगे बढ़ते गए और सड़क के किनारे दिखने वाली थोड़ी बहुत इमारतें जल्द ही पूरी तरह से गायब हो गईं। अब हम शहर से काफ़ी दूर पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे। करीब 10 किलोमीटर तक चुपचाप ड्राइव करने के बाद हमारे ड्राइवर ने अचानक स्पीड कम की और बोला, यही वो जगह है साहब, यहीं पर हुआ था हादसा। हम लोग चुपचाप जीप से नीचे उतर गए। यहाँ का माहौल काफी चौंका देने वाली हद तक शांत था। केवल कहीं दूर से एक पक्षी की धीमी चहचहाहट और बहुत दूर से किसी छोटी नदी की कलकल की आवाज सुनाई दे रही थी। बाईं तरफ एक ढलान थी, दाईं तरफ पहाड़ी लगभग सीधी खड़ी थी। इसी पहाड़ी की चोटी से वो बड़ा पत्थर गिरा था। उसके टुकड़े अभी भी वहां बिखरे हुए थे। फेलुदा ने जल्दी जल्दी कुछ तस्वीरें खींची, फिर अपना कैमरा मुझे थमाकर सड़क के बाईं ओर के किनारे की तरफ बढ़ गए। मैं सावधानी से इस ढलान से नीचे उतरूंगा, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। मुझे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, उन्होंने कहा। और इससे पहले कि मैं उनको कुछ कह पाता या रोक पाता, वो सड़क से नीचे उतर चुके थे। पौधों, पहाड़ियों और चट्टानों को पकड़ते हुए वो धीमे धीमे सीटी बजा रहे थे। धीरे धीरे सीटी की आवाज और कम होती गई और कुछ ही मिनटों में वहां फिर से चुप्पी छा गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सड़क के किनारे पर जाकर मैंने नीचे एक नजर डाली, और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस एक पल के लिए थम सी गई। मैं फेलुदा को देख पा रहा था, लेकिन वो इतना नीचे उतर चुके थे कि उनकी आकृति एक छोटी गुड़िया जैसी लग रही थी। तभी ड्राइवर मेरे पास आया और बोला, हाँ साहब, वो सही जगह पे पहुंच गया है। यही जगह है वो जहां पर जीप गिरा था।
ठीक 15 मिनट बाद मैंने फेलुदा को फिर से चढ़ते हुए सुना। करीब आने पर मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद की। कुछ मिला फेलुदा? मैंने पूछा। हाँ, गाड़ी के कुछ टूटे हुए पुर्जे, नट बोल्ट, कुछ टूटे हुए कांच और एक तेल से सना हुआ कपड़ा। यमान तक नहीं मिला। ओह, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला? नहीं। फेलुदा ने अपनी पैंट और कोट को झाड़ा और जेब से एक छोटी सी चीज निकालकर मुझे दिखाई। ये सीप या प्लास्टिक का बना एक सफेद बटन था, शायद शर्ट का। मुझे दिखाकर बटन को उन्होंने फिर से जेब में रख लिया और फिर उल्टी तरफ खड़ी पहाड़ी की ओर बढ़ गए। मैंने उन्हें 2 बार बड़बड़ाते हुए सुना। एक बार बोले पत्थर और दूसरी बार बोले बड़े बड़े पत्थर। फिर जोर से बोले थोड़ी और खोजबीन किए बिना काम नहीं चलेगा। इस बार मैंने फेलुदा को अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं थी। बीच बीच में ऐसी जगहें भी थीं जहां अगर चाहें तो रुककर थोड़ा आराम किया जा सकता था। फेलुदा ने पहले ही मुझे कह दिया था कि तू पहले चढ़, मैं तेरे पीछे आऊंगा। इसका मतलब ये था कि अगर पैर फिसल कर मैं गिर जाऊं तो वो मुझे संभाल लेंगे। थोड़ी दूर चढ़ने के बाद फेलुदा अचानक पीछे से रुके। हम एक खुली समतल जगह पर आ गए थे। सीधे खड़े होकर हाथ पैर झाड़कर उन्होंने चारों तरफ देखा। फिर वो वहां की जमीन की बारीकी से जांच करने लगे। जहां पर वो समतल जगह ढलान की तरफ उतर रही थी, उसी के एक हिस्से को वो एकटक देखे जा रहे थे। आसपास घास होने के बावजूद ये खास हिस्सा बिल्कुल बिना घास का था। मिट्टी और 1-2 कंकड़ों के अलावा वहां और कुछ नहीं था। कुछ देर देखने के बाद फेलुदा बोले, यहीं से वो पत्थर लुढ़का है। ध्यान से देख तौब से। यहीं से शुरू होकर ढलान से होते हुए पेड़ पौधों को तोड़ते हुए वो नीचे तक गया। वो झाड़ी देख और वो फर्न का गुच्छा देख कैसे कुचला हुआ है। ये सब साफ साफ संकेत हैं। तो कितना बड़ा पत्थर होगा वो फेलुदा? मैंने पूछा। नीचे तो तूने टुकड़े देखे ही है ना, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इतनी ऊंचाई से लुढ़क कर एक खतरनाक दुर्घटना करने के लिए एक धोबी की छोटी मोटी गठरी के आकार का पत्थर भी काफी है। असल में ये मोमेंटम का मामला है, मास और वेलोसिटी। मान ले तू अगर किसी ऊंची मीनार के नीचे खड़ा हो और मीनार के ऊपर से कोई भाग कर एक कबूतर के अंडे के आकार का कंकड़ भी तेरे सिर पर दे मारे तो उसी की चोट से तेरा सिर फूट जाएगा। एक क्रिकेट के बॉल को जितनी ज्यादा ऊंचाई पर फेंका जाता है, उसे पकड़ने पर हाथ में उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। कैच पकड़ते समय अगर तूने हाथ में उसे खींचने की तरकीब नहीं अपनाई तो कई बार हथेली तक फट जाती है, जबकि बॉल तो वही होती है, बदलती है सिर्फ हाइट और उसके परिणाम स्वरूप होने वाला मोमेंटम। फेलुदा अब उस जगह के पास घास पर बैठकर बोले, पता है तौब से पत्थर कैसे गिरा था? ये देख यहाँ। उन्होंने जमीन के नंगे हिस्से पर एक तरफ उंगली से इशारा किया। मैंने झुककर देखा, वहां एक छोटा सा गड्ढा था। फेलुदा बोले, लगता है ये सांप का बिल है। करीब 75% यकीन के साथ कहा जा सकता है कि एक लंबी लोहे की रॉड या वैसी ही कोई चीज जमीन में घुसाकर जोर लगाकर पत्थर को गिराया गया था। यानी कि मिस्टर शेलवंकर का एक्सीडेंट नेचर द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि ये इंसानी करतूत थी। बहुत ही घिनौने और शैतानी तरीके से किसी ने उनका कत्ल किया है। और इसीलिए अब से मैं इस घटना को एक्सीडेंट नहीं कहूँगा, मर्डर कहूँगा। कुछ देर बाद हम वहाँ से नीचे उतरकर होटल लौट आए। मुझे होटल पर उतारकर फेलुदा ने कहा कि उन्हें थोड़ा काम है तो थोड़ी देर में लौटेंगे। मैं जानता था कि अगर मैंने पूछा भी कि उनको क्या काम है तो मुझे जवाब नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वापसी के रास्ते में चौराहे पर हेलमुट से मुलाकात हुई थी। उसे रूमटेक के डांस के बारे में बताने पर वो भी वहाँ जाना चाहता था और निशिकांत बाबू तो जा ही रहे थे, लेकिन वो गए कहाँ और उनको वो जो अजीबोगरीब तिब्बती लेख मिला था उसका क्या मतलब निकला? मैं बस यही सब सोच रहा था। एक बार सोचा कि फेलुदा के आने तक बाजार की सड़क पर टहलकर समय बिताऊं। फिर सोचा नहीं, होटल ही चलता हूँ। अपने साथ एक कहानी की किताब लाया हूँ, कमरे में बैठकर वही पढ़ लूंगा, तब तक फेलुदा भी आ जाएंगे। होटल में घुसते ही देखा कि निशिकांत बाबू उदास चेहरा बनाए डाइनिंग रूम में बैठे थे। मुझे देखते ही उनकी वो पुरानी मुस्कान लौट आई। बोले, भैया कहाँ हैं? मैंने कहा, थोड़े काम से गए हैं, अभी आएंगे। तुम्हारे भैया में बहुत दम है ना? मैंने हैरानी से कहा, ये किस तरह का सवाल है? वो मुस्कुराकर बोले, उन्हीं के भरोसे रुका हुआ हूँ यहाँ, वरना आज ही बोरिया बिस्तर बांध कर दार्जिलिंग निकल जाता। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। उन्होंने हाथ मलना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि उनकी घबराहट फिर से लौट आई है। इधर उधर देखकर उन्होंने जेब से फिर वही कागज निकाला। बोले, पता नहीं, मैंने तो 7 जन्मों में भी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी ऐसी धमकी आखिर मुझे ही क्यों मिली? ओह, क्या उसका मतलब पता कर लिया आपने? मैंने पूछा। हाँ, मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए सीधा तिब्बतन इंस्टीट्यूट चला गया। उनको कागज दिखाया तो पता है वो क्या बोले? बोले कि इस लिखावट का मतलब है मृत्यु, यांग फुंग, इसी तरह का कोई तिब्बती शब्द है, और इसका मतलब है डेथ। 37वां साल मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे पता है।
अब मुझे थोड़ी सी झुंझलाहट हुई। मैंने कहा, अरे सिर्फ मृत्यु ही तो कहा है, ये तो नहीं कहा कि आपको ही मरना होगा। सज्जन को अचानक थोड़ी उम्मीद की सी किरण दिखाई दी। हाँ, ये भी तो है, मृत्यु का मतलब तो एनीबडीज डेथ भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि मेरी ही मौत के बारे में लिखा हो, और कागज में लिखा है इसलिए किसी को जरूरी मरना ही पड़ेगा, ऐसा भी जरूरी थोड़े ही है। ये बात उन्होंने कह तो दी, लेकिन फिर भी उनके दिल को तसल्ली नहीं मिली थी। कुछ देर सोच में डूबे रहे, फिर कुछ कुछ बुदबुदाने लगे। मुझे पिछली रात को दिखे उस लाल कपड़े वाले साए की याद आई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मिस्टर सरकार के सामने उस बात का जिक्र करना ठीक नहीं होगा। वो तो पहले ही काफी परेशान थे। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोले, हाँ, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, आपका कजिन है ना मेरी मदद के लिए, उसे देखते ही भरोसा हो जाता है। वैसे क्या वो कोई खेलकूद में है? जी हाँ, पहले क्रिकेट खेलते थे, अब योगा करते हैं। हाँ, मुझे पता था, इतने तंदुरुस्त आदमी कम ही देखने को मिलते हैं आजकल। अच्छा खैर, आप चाय लेंगे क्या? इतनी चढ़ाई के बाद मैं वाकई काफी थक चुका था, तो मैंने हाँ कह दी। मिस्टर सरकार ने हम दोनों के लिए चाय मंगवाई। वेटर ने जैसे ही 2 गर्मा गर्म कप लाकर सामने रखे, फेलुदा आ पहुंचे। मिस्टर सरकार ने तुरंत अपनी समस्या उन्हें बताई। फेलुदा ने उस तिब्बती शब्द को दोबारा गौर से देखा और पूछा, क्या आपको अंदाजा है कि कोई आपके साथ ऐसा क्यों करना चाहेगा? नहीं साहब, मैंने तो बहुत सोचा, लेकिन कोई वजह समझ में नहीं आई। ठीक है, अगर आपको यकीन है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो चिंता की बात नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये कागज आपके कमरे में गलती से आ गया है। जरा सोचिए, किसी को उस भाषा में धमकी देने का क्या फायदा जिसे वो पढ़ और समझ ही नहीं सकता। ये चेतावनी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होगी जो तिब्बती पढ़ सके। असली निशाना आप नहीं थे। ओह हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही लगती है मिस्टर मित्तर। वैसे भी अगर कोई मुसीबत आई तो मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना? लेकिन शायद एक बात आपको अभी बता देनी चाहिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये कहकर वो और भी रुआंसे से हो गए। फेलुदा ने उनको किसी और तरह की सांत्वना देने की कोशिश नहीं की और दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चले गए। मैं जानता हूँ कि रोने धोने वाले लोगों को फेलुदा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर निशिकांत बाबू उनकी सहानुभूति पाना चाहते हैं तो उन्हें ये रोना धोना बंद करना होगा। मैंने चाय खत्म करके कमरे में जाकर देखा तो फेलुदा फिर अपनी नीली डायरी पर झुके हुए थे। मेरे घुसते ही उन्होंने कहा, टेलीग्राफ ऑफिसेज में ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, ये पहले से ही पता था, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा ही अति हो गई। अब ये अचानक टेलीग्राफ ऑफिस कहाँ से आ गया बीच में? मैंने पूछा। मैंने मिस्टर बोस को एक तार भेजा है, उन्हें ये बम्बई पहुंचते ही मिल जाएगा। क्या भेजा है आपने तार में? मैंने पूछा। मैंने लिखा है कि शंका है शेलवंकर की मौत हादसा नहीं है, जांच कर रहा हूँ। तो वो तो ठीक है फेलुदा, लेकिन तार घर वालों से इतनी नाराजगी क्यों? अरे वो एक अलग बात है। मैं ये पता करने गया था तौब से कि शेलवंकर को यहाँ रहते हुए कोई तार मिला था या नहीं। ये जानकारी लेना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार जैसे तैसे उन्होंने बताया कि 2 तार आए थे। एक मिस्टर बोस का, जिसमें लिखा था कि 14 तारीख को आ रहा हूँ, और दूसरा, ये लो खुद पढ़ लो। फेलुदा ने नोटबुक मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने देखा उस पर लिखा था, योर सन मे बी इज अ सिक मॉन्स्टर, ट्राइटेक्स। पढ़कर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सिक मॉन्स्टर, ये क्या है? फेलुदा बोले, ये तो साफ जाहिर है कि कुछ शब्दों में स्पेलिंग की गड़बड़ी है। लेकिन फेलुदा, ये प्राइटेक्स का क्या मतलब होगा? मुझे लगता है तौब से ये किसी जासूसी एजेंसी का टेलीग्राम पता है। ओह, तो क्या इसका मतलब शेलवंकर ने अपने बेटे का पता लगाने के लिए कोई जासूसी एजेंसी को हायर किया हुआ था? हाँ, संभव है तौब से, लेकिन ये सिक मॉन्स्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाकई फेलुदा, ये मामला तो बहुत बुरी तरह से उलझता जा रहा है। सवाल हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे। फेलुदा कुछ सोचकर बोले, मेरे ख्याल से इन्हें लिख लेना एक अच्छा विचार रहेगा। जितने भी सवाल हैं उन सबको मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। चलो बताओ तो आपसे क्या क्या सवाल हैं। मैंने बोलना शुरू किया। नंबर 1, सिक मॉन्स्टर। अगला, वो चट्टान किसने फेंकी? नंबर 3, वो मूर्ति कहाँ गायब हो गई? नंबर 4, वो कागज का टुकड़ा किसने मिस्टर सरकार के कमरे में फेंका और क्यों? नंबर 5, हत्या की जगह पर जो कमीज का बटन मिला वो किसका था? हालांकि ये भी हो सकता है कि वो खुद हत्या के शिकार की कमीज से ही टूटकर गिरा हो। नंबर 6, हमारे अलावा और कौन था जो यमांतक के बारे में पूछने तिब्बतन इंस्टीट्यूट गया था? अरे वाह, तो अब से शानदार। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो 10 साल में पूरे के पूरे जासूस बन जाओगे। मैं जानता था कि फेलुदा मजाक कर रहे थे, लेकिन फिर भी मन ही मन अच्छा लगा कि मैं उनका टेस्ट पास कर चुका हूँ। एक ठंडी सांस लेकर फेलुदा बोले, बस एक ही शख्स है जिससे अभी तक मुलाकात नहीं हुई, और मुझे लगता है कि हमें उससे जरूर मिलना चाहिए। किसकी बात कर रहे हो आप? डॉक्टर वैद्य की। अगर
वो भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं, मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं और भी तरह तरह के करतब दिखा सकते हैं, तो वो ज़रूर काफ़ी दिलचस्प इंसान होंगे और इसीलिए उनसे मिलना तो बनता ही है। इससे आगे की कहानी के लिए सुने गड़बड़ झाला गैंगटॉक का दूसरा और आखिरी भाग।